अगर मैं एक्सट्रीम मेरे लेफ्ट साइड से शुरू करूं तो सबसे पहली जो हमारा साथ दे रही हैं वो है पूजा शर्मा जी। आज हमने महिलाओं को मंच इसलिए दिया है क्योंकि हमने कोशिश की है कि हर परिपेक्ष से, हर फैकल्टी से एक एक महिला हमारे साथ बैठे। तो हमने पत्रकारिता जगत से हमने पूजा जी को आवाज दी। अगला चेहरा आप देख रहे हैं जया गोयल जी हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर हैं और लंबे समय से जाना माना चेहरा हमारे शहर का। उनसे आगे हमारे साथ बैठी हुई है शुभ दीदी, शुभ तनेजा जी, जो डीएवी कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं, मतलब एजुकेशनिस्ट भी हैं और साथ साथ लिटरेचर का कवित्री भी हैं। माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद है इन पे। डॉक्टर पुनीता हसीजा पहले हमारे जिले आईएमए की प्रेसिडेंट रही हैं और उसके बाद में बड़ी सक्रिय रहती हैं। मेरे साथ जो बिल्कुल साथ में बैठी हैं परवीन जोशी जी, ये बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। बाद में बैठी हैं प्रियंका। ये बात आपके बीच में रह रही हूँ कि आपको मालूम चले कि हम अलग अलग जगह से इकट्ठे हुए हैं। और उसके बाद में है अंजू जी। अंजू जी हमारी एक 21D की RW है जिसकी ये प्रेसिडेंट हैं। इनके पैरेलल 50 साल पुराना मंडल है हनुमान मंडल 5 नंबर में, उसकी प्रेसिडेंट है। तो आज हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने आपको सिर्फ इस बात के लिए एकत्रित किया है कि पूरे भारत में तो शोर है और मैं सोचती हूँ भारत का शोर ये भारत के बाहर भी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 33% महिला आरक्षण का बिल जो पारित किया राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, तो उसके लिए हम सब धन्यवाद देने के लिए आपके माध्यम से एकत्रित हुए हैं। तो एक ऐसी चीज, जब बिल पे डिबेट चल रही थी और बिल जब आया तो हम लोगों ने सबने देखा भी और सुना भी कि विपक्ष में कई लोगों ने ये बात तो भी बोली कि हमारे मन की बात पूरी हो गई। और मैं बहुत इज्जत करती हूँ कि सोनिया गांधी जी ने भी एक बात बोली कि राजीव गांधी जी का सपना पूरा हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे पर जब मैं बोलती हूँ तो मोदी जी पर कटाक्ष भी बहुत होते हैं कि मन की बातें बहुत करते हैं, ये बहुत जगह कहा जाता है। पर सोनिया जी के कहने से एक बात साबित होती है, वो मन की बातें करते नहीं है, वो सामने वाले की मन की बात पढ़ते भी हैं। उनकी मन की बात पढ़ ली ना उन्होंने। और उसके अलावा कांग्रेस के लिए विशेष तौर से ये बात मैं बोलना चाहती हूँ कि राजीव गांधी जी के पास प्रधानमंत्री की कुर्सी पे वो भी शोभायमान रहे। उनसे पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनका बहुत बड़ा वजूद था, वो भी लंबे समय तक इस चेयर की शोभा बढ़ाती थी। और उनसे पहले जिन्होंने प्रथम बार इस कुर्सी की शोभा बढ़ाई आजाद भारत में, मैं सोचती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी से शुरुआत हुई। और मोदी जी को इस कुर्सी पर बैठने से पहले 10 साल भी यूपीए के प्रधानमंत्री जी थे, लेकिन इनकी मन की बात इनमें से किसी ने पूरी नहीं करी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हम सब मिलकर के समाज का हर वर्ग, चाहे वो किसी भी दायरे से आता हो, किसी धर्म से, किसी जाति से आता हो, मोदी जी के इस निर्णय का बहुत हृदय से स्वागत करता है। और मोदी जी का जो 9 साल का कार्यकाल है, अगर उसमें देखें तो उन्होंने बहन बेटियों के लिए राजनीतिक सिंबल से और धर्म जाति से ऊपर उठ करके काम किया। ट्रिपल तलाक का उदाहरण अपने आप में है। बेटियों के नाम स्वामित्व पॉलिसी में लेकर के आना कि बेटियों के नाम आप करते हैं, बड़ों के नाम करते हैं तो आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। इसके अलावा J&K की बात अगर करें तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि एक खून की बूंद गिरे बिना 370 दफा का हट जाना, कि जब लोग बोलते थे कि ये हो ही नहीं सकता। काम उन्होंने बहुत सारे किए हैं, लेकिन हमने उनमें से थोड़े से 2, 3, 4 काम ऐसे जिसका ना केवल भारत पर उसकी आवाज की खनक
देश दुनिया में भी गूंजी है। तो हम सब उस चीज का धन्यवाद करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और आपके माध्यम से चाहते हैं कि ये हमारा धन्यवाद दूर तक जाए और इस बिल का स्वागत करते हैं। तो आपको बता दें कि आज बड़कल की विधायक सीमा तिरखा और उनके साथ जो बैठे हैं सभी समाजसेवी महिलाएं, डॉक्टर्स, उन्होंने आज जो महिला जो आरक्षण जो सीट के लिए 33% जो छूट दी है उसको लेकर आज धन्यवाद करने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मोदी जी की बात है कि वो कहते हैं कि जिसको हम बोलते हैं हम उसको करते भी हैं और जिसका बैकवर्ड समाज, ओबीसी समाज, बीसी समाज 27% 5% एम्प्लॉई है, बाकी 22% पे ओबीसी समाज है ही। तो देखा ये है कि अब आगे मिल जाएगा इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है उसमें जो संविधान के मुताबिक जो चीजें लागू होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, जनगणना के आधार पर, उसके बाद में जनसंख्या के आधार पर आपके परसिमन नया अभी 26 में स्टैंड कर रहा है, तो उन सारी टेक्निकल चीजों को पूरा करते हुए इसको आगे उसी के हिसाब से लागू किया जाएगा। अभी हम देश के लेवल पर सोचते हैं, आप नगर निगम तक पहुंच करके देखें कि इसमें भी अभी हमारी जो निवर्तमान मेयर है वो ऐसी कैटेगरी से वो चुन करके आई ना। क्या करना सीमा जी, जो अनुभव रहे हैं आरक्षण के, जो अनुभव रहे हैं राजनीतिक आरक्षण के जो अनुभव रहे हैं वो बहुत अच्छे अनुभव नहीं रहे। और जो महिलाएं, आप बिना राजनीति में बिना आरक्षण के आप 2 बार विधायक रहे हैं और अच्छे मतों से लोगों ने आपको जिताकर भेजा है। जो अनुभव रहे नीचे पंच सरपंचों के जो अनुभव रहे या नगर निगम में जो अनुभव रहे, घूंघट वाली महिलाओं के जो अनुभव रहे, वो अनुभव बहुत खराब है इस देश के लिए। तो क्या आने वाले समय में भी बेटियां, बहुएं, कोई राजनेताओं की बेटियां और बहुएं की राजनीतियां आएंगी? मैं भारद्वाज जी ने जो सवाल पूछा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अभी हरियाणा पहला राज्य बना जिसने पढ़ी लिखी पंचायत को स्वागत करते हुए उसका आह्वान किया, भाई हरियाणा में जो भी पंच सरपंच बनेंगे वो सब पढ़े लिखे होंगे। और मैं खुद गवाह हूं इस चीज की कि जब चुनाव था तो जिन लोगों के वार्ड महिला रिजर्व हुए पंचायत में और उनके बच्चे शादी के लायक थे, तो लोगों ने फोकस्ड काम किया कि हमारी बेटियां और बहुएं दोनों पढ़ाई में आगे हैं। मैं उदाहरण दे सकती हूँ कि अनमैरिड गर्ल्स जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, उन बेटियों को पंच बना करके हम आगे लेकर के आए। और आपकी ये बात भी दुरुस्त है कि जो घूंघट है ना, ये हमारी परंपरा और संस्कार है। सिर ढक लेने से बुद्धि उतना ही काम करती है, नंगे सिर में भी बुद्धि उतना काम करती है और सिर ढकने में, चेहरा ढकने में भी इंटेलिजेंस उतना ही काम करती है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि भारत, लोग बोलते हैं कि पुरुष प्रधान देश है। इसी देश के लोकतंत्र ने शब्द दिए हैं, पंचपति, सरपंचपति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ गई। विधायक पति भी महिलाएं होती है और डिसीजन तब भी जेंट्स लेते हैं, वो बाहर दिखती नहीं है। सरपंच तो जाओ तो उनके हस्बैंड बैठे होते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब कैसे ये बिल सक्सेसफुल कैसे होता है? ये सक्सेसफुल ऐसे होगा कि बदलाव कभी तो आएगा। क्या ऐसा नहीं लगता कोई महिलाओं को हमें ऐसे समझाने की जरूरत है? अगर आप हैं तो आप ही बैठे, अगर कोई युवा मिलता है तो उस पर कार्यवाही की, कुछ ऐसा अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं, अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ सामाजिक तौर पर आपके पास, बात सुनिए,
जब सरपंच महिला ने साइन करने हैं तो दस्तखत उसी के होंगे, उसके हस्बैंड के नहीं होंगे। ये अलग बात है कि हस्बैंड या परिवार का कोई सदस्य पास बैठ जाता है। मैं ये बात बोलती हूँ कि जब आप बदलाव की ओर चलेंगे। हाँ जी, कितने कोल मेरे कोल ते सारिया महिलाएं आंदिया ने, पति नहीं आंदे, पत्नियां आंदिया ने। विधायक पति का ठप्पा नहीं लगा। पर एक बात है, आप मुझे एक चीज बताओ, आपको ये मंच पे अलग अलग जगह की महिलाएं दिख रही हैं? मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, मान लिया कि इसमें हमारे भाई ज्यादा हैं, लेकिन बहनों ने भी तो माइक उठाया है ना, सामने से सवाल पूछा है ना। थोड़ा और पीछे चले जाओ, 15-20 साल पीछे चले जाओ, पूजा और मैं गिनती के 1-2 नाम गिन सकती थी महिलाओं में, लेकिन आप एक दूसरे की प्रेरणा बन करके आप लोग आगे आए हैं। इसी तरीके से जो बदलाव है ना, बदलाव धीरे धीरे आता जरूर है। अभी आपने देखा नहीं, हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो रिजर्वेशन है 50-50 कर दिया है, सिर्फ महिलाओं को आगे लाने के लिए। और वो टाइम दूर नहीं है, अभी भी हरियाणा में मैं सोचती हूँ हरियाणा की बेटियां सबसे धाकड़ हैं। हरियाणा में वो ठीक है, साथ को जरूर कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन आवाज बुलंद बहनों की और महिलाओं की है। किसने इनकार किया? वो बहनें बेटियां ही हैं जो जंतर मंतर पे भी बैठी थी और उनकी आवाज बुलंद है, इसीलिए आप उनके लिए सवाल पूछ पा रहे हैं। तो मैं तो कह रही हूँ बेटियों की आवाज बुलंद है। अभी जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए कम से कम ऐसा नहीं लगता कि आपको क्रिटिकल माइलेज लेने की जब अभी हाउस में भी सुना होगा कि जनगणना होगी अभी जो कि पेंडिंग है, तो उसके आधार पर फिर विधानसभा का परिसीमन होगा, उसके आधार पर आगे काम होगा। जो टेक्निकल काम है उसको जो समय लगना है वो लगना ही है। और मेरे अलावा भी मेरे को और भी सवाल पूछोगे मैं जवाब दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मंच पे इतने सारे, आप मेरे से कुछ भी पूछोगे मैं आपके हर बात के। मंजिल में जाने के लिए पहला स्टेप तो स्टार्ट होगा, पहला कदम तो चाहिए। कोई भी 5 साल पहले ये क्रिटिकल इसका टाइमिंग है, भाईजान 2 बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक दल है या राजनीतिक दल है? पॉलिटिकल टाइमिंग का मतलब क्या है कि ये राजनीतिक दल है और उस संसद में जो बैठे हैं तमाम राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। कोई बंदा सिर्फ राजनीति करता है और कोई बंदा राजनीति को सेवा का माध्यम बनाता है। तो मोदी जी हर बार साबित करते हैं कि मेरे लिए राजनीति नहीं, राजनीति सेवा का माध्यम है। बाकी ये कहते हैं कि मेरे पति के मन का सपना आपने पूरा किया। तो यार जब विपक्ष और विरोधी भी कह रहे हैं मोदी जी को कि हमारे घर के ख्यालात आपने पूरे किए, तो इससे पीछे क्या रह जाता है? उदयभान जी भी तो कुछ कह रहे हैं। हाँ, उदयभान जी बिल्कुल बहुत कुछ कह रहे हैं। जो उदयभान जी कह रहे हैं उसमें उनका दोष नहीं है। उनका दोष इसलिए नहीं है कि हर व्यक्ति अपने माता पिता और अपने गुरुओं की प्रति छाया होता है। वो जिस माहौल में बड़ा होता है ना, उसकी जबान पे वही लफ्ज रहते हैं। वो जिस माहौल से निकले हैं और फिर उनका जो संगठन है, मैं ऐसा मान सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकती कि जिसको ये समझ ना हो कि एक संत में और एक आम बात करने में कितना फर्क है। आज तक कोई भी इल्जाम, राजनीति में जब लोग काम करते हैं, समाज में काम करते हैं, कुछ लोग उन पे छींटे भी उछालते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन एक बात है, छींट उछालना अपनी तरफ है, लेकिन साबित भी तो करें। कोई बात साबित करें कि मनोहर लाल जी पे एक इल्जाम लगा के साबित तो कर दें। बदजुबानी तो भाजपा की तरफ से भी हुई है। अगर विधुड़ी का मामला उठाए तो बदजुबानी सदन में हुई है। जो विधुड़ी जी ने कहा मैं उसकी भी बात करती हूँ। उस परिप्रेक्ष्य को शुरू से एपिसोड को सुना जाए।
2-3 वीडियोस वो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन हमारा विषय जो है, हमारा विषय है महिला आरक्षण। ठीक है जी। ये जुमला तो नहीं साबित हो जाएगा जैसे पहले हुआ है, मतलब के बाद में जाके आप मुझे ये बताएं सिर्फ कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कौन सा जुमला साबित हुआ? 370 हटाने की बात कही थी, हटा दी 15 लाख आ गई, हैं? 15 लाख किसी के पास आ गए, किसके? मैं बताती हूँ 15 लाख कैसे आएंगे। नहीं आगे हो मैं बता रही हूँ ना आपको मैं बता, सवाल है तो मैं बता भी तो रही हूँ। क्या मुझे आप बताओ, जो मोदी जी के आने से पहले जनधन खाते का नाम किसी ने सुना था? सुना था? नहीं सुना। डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, अगर सारा गिनोगे ना 15 लाख पूरा होएगा। और आपको बताती हूँ, ये जो 1,80,000 की गरीबी रेखा, 5 लाख आयुष्मान के जो सेवा पैसे हैं, चिरायु के जो हैं, ये कहां से आ रहे हैं? ये कोई नई नोट छापने की मशीन नहीं। वो जो हमारे लीकेज थी ना, मैं ये भी कहती हूँ 100% लीकेज नहीं रुकी हुई, लेकिन जहां पर जितनी रोक पाए उसी पैसे को जनहित में इस्तेमाल किया गया। आप फैक्ट चेक करें, वो अलग करे हुए थे, आप फैक्ट चेक करो। वो जो वो योजनाएं हैं ये अलग हैं, इनके लिए अलग रखा गया था। वो क्रिटिकल आपका वो एजेंडा, वो कागज मेरे पास आए नहीं, वो मेरे पास आए नहीं कागज मोदी का। ये आज का विषय नहीं, ये महिलाओं के खिलाफ विषय पे नहीं सुनूंगी, या ये महिलाओं के खिलाफ विषय 500 के नोट बंद होना। आप, मैं चाहती हूँ आप इन सबसे भी प्लीज बात करें। महिलाओं का संग्रह भी तो पुरुषों के काम आता है, इमरजेंसी में वही बात है। सीमा जी, क्योंकि पत्रकार हूँ तो आदत तो जाएगी नहीं सवाल करने की। नहीं, जवाब भी दूंगी। अच्छी, हर चीज के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, पंचायत चुनाव में जब आरक्षण मिला था, तो जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी। 3 सेक्टर के जो है, जहाँ पर काउंटिंग हो रही थी, वहां पर एक लेडी खड़ी थी, हाथ में मेरे ख्याल से 1 साल का बच्चा होगा उसके, और ससुर जी साथ में थे, और इतना घूंघट था उनका। ससुर को चाहते ना चाहते हुए भी अपने साथ में खड़ा रखना पड़ रहा था उनको। तो ये मुझे लगता है कि घूंघट के नीचे बहुत कुछ दबाव होता है, आवाज दबी होती है। तो जब ताकत मिलती है और जब कहीं ना कहीं जो दबाव होता है, तो मुझे लगता है पूरे कार्यकाल में एक बार तो उन्हें अपनी ताकत का एहसास जरूर होगा। इतने लोगों में से, इतनी महिलाओं को जिनको भी टिकट दी है, जो जीती है, अगर एक महिला भी हमारे उनमें से कोई सीमा तिरखा निकल कर आती है, सुषमा स्वराज निकल कर आती है, रेणु भाटिया निकल कर आती है, तो शायद हम कहते हैं कि महात्मा जी जो है बहुत प्रवचन देते हैं, लेकिन एक आदमी भी अगर शराब भी छोड़ देता है तो शायद वो सार्थक हो जाता है। तो वो एक अच्छा पहलू हम मानते हैं। लेकिन आज अगर धरातल पर बात करें, सरकार ने 112 बनाई, मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा उसका महिलाओं को हो रहा है। बहुत जल्दी पुलिस पहुंच जाती है, महिला थाने बनाए, लेकिन धरातल पर अभी भी कभी न कभी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर थोड़ी सी चूक नजर आती है। आप सरकार के बिल्कुल करीब हैं, सरकार ही है, तो आपको नहीं लगता कि मैं उन सब महिलाओं की, महिला पत्रकारों की तरफ से भी, और सारी वर्किंग विमेन्स यहाँ पर बैठी हुई हैं, कि जो चुनौतियां उनको आगे आती हैं हर जगह पर, उन हर्डल्स को दूर करने के लिए भी सरकार को, मैं स्पेसिफिक वर्ड बोल रही हूँ, कि सख्ती से आदेश देने चाहिए। चाहे महिला थानों में जाए, अगर आज पुनीता जी को बोले कि किसी की पैरवी करने महिला थाने जाना है, तो ये झिझकेगी कि पता नहीं मेरे से कैसा व्यवहार किया जाएगा, अपनी पहचान बताने के बावजूद। एक मैं चाहूंगी कि एक बड़ा, मेरे को कई बार कॉलेजेस में जाते हैं और मैंने कई बार रिपोर्टिंग करते हुए भी देखा है कि यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी सारे बैठे हैं, कि कई बार जहाँ पर ज्यादा आवागमन रहता है लड़कियों का, वहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। जो ऑटो में सवारियां होती हैं, कि अक्सर आप देखते हैं ओवरलोडिंग होती है वहाँ पर, और कई बार जब हम NIT एरिया में चले जाते हैं, भटकल में चले जाते हैं, फरीदाबाद के स्लम्स में जो ऑटो चलते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको मिसबिहेव झेलना पड़ता है, जो लोग बैठते हैं उनके साथ में। तो कहीं कोई फरीदाबाद में, मुझे लगता है कि शायद सब लोग इसका समर्थन करेंगे कि एक
महिलाओं के लिए आप ऑटो यूनियन से बात करें कि कुछ ऐसे ऑटो शुरू किए जाएं जो स्पेसिफिक हों कि जहां महिला सवारी ज़्यादा है, पुरुष चलाएं लेकिन महिलाओं के लिए हो, हम उनको अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि बेटी जब घर से बाहर निकले तो माँ बाप के चेहरे पे चिंता की लकीरें ना हो कि भाई आएगी तो सुरक्षित है। तो शायद मुझे लगता है अच्छी शुरुआत होगी। और महिला आरक्षण की आपने बात की, कई लोग ये कह रहे थे और पहले मैंने भी ये देखा था कि अभी क्या जरूरत थी इस बिल के लाने की, जबकि अभी तो जनगणना भी नहीं हुई है, पॉलिटिकल स्टंट है। तो मैंने बहुत सारी डिबेट्स भी देखी, सुनी, करी। तो एक महिला होने के नाते मेरा एक एनालिसिस ये भी निकला कि हम महिलाएं जो है ना जागती बड़ा देर से हैं, और जब हमें अधिकार मिलते हैं उस अधिकार का, आज अगर हमें अधिकार मिला है तो हम उसका 10 दिन बाद इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जागृति धीरे धीरे शायद जब तक वो लागू होगा तब तक वो आ जाएगी। और एक चीज इसमें जरूर मुझे लगता है कि होनी चाहिए कि परिवारवाद ना हो। अगर जेंट्स जो है उससे राजनीति कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो महिला को जो है खड़ा कर दे, अपनी बहन को, बेटी को। अगर वो क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर वो राजनीति में, सेवा में एक्टिव है तो उनको टिकट की दावेदारी के लिए वो फिर चाहते ना चाहते हुए भी घर से उनको आगे लाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा बदलाव होगा। और महिलाएं देखिए जितनी ज्यादा होंगी, क्योंकि मैं महिला समर्थक हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में महिलाओं के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और महिलाओं की बात कम से कम सुनी जरूर जाएगी। तो एक अच्छी सोच है, उसके लिए महिला होने के नाते निश्चित तौर पर महिला आरक्षण बिल शुरुआत हो चुकी है। हम नकारात्मक कितनी भी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन गंदगी कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो अगर हम बुराई में से भी अच्छाई निकालेंगे तो अच्छा पहलू ये है कि महिला आरक्षण बिल आया है, तो निश्चित तौर पर हमें भी फरीदाबाद में भी महिला विधायकों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ जो है जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो तो ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा नहीं है कि वो एक अस्त्र साबित हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि फरीदाबाद के लिए आप, क्योंकि 2 बार से विधायक हैं हमारे बीच में और तीसरी बार भी बने, तो कोई ऐसा लैंडमार्क महिलाओं के लिए जरूर आप बनाएं कि याद रखें कि सीमा तिरखा जो है वो महिला आरक्षण के बिना ही बहुत कुछ किया, तो आरक्षण मिल जाता तो और पता नहीं क्या कुछ और हो जाता। थैंक यू। 2 मिनट अब सब अपनी एक बारी क्योंकि मैं उद्यमिता रिप्रेजेंट करती हूँ और काफी समय पहले ये आ गया था प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स के अंदर कि आपके बोर्ड के अंदर एक डायरेक्टर वुमेन भी होनी चाहिए। शुरू में ऐसा ही चालू हुआ था कि कोई किसी विमेन को बैठा लेता था। मैं IIM जम्मू में बोर्ड डायरेक्टर ऑन बोर्ड थी, तो पहले ऐसा था कि विमेन को बैठा लिया जाता था, पर धीरे धीरे क्योंकि वो कंपल्शन होने लगा, लेडीज आगे आने लगी। वो एक उनको मौका मिला आगे बढ़ने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो मैं पूरा समर्थन कर रही हूँ और एक पहल मिली है हमें इसको अपने लिए। हमारी उम्र थी ना दीदी, काफी निकल चुकी है, हम अपनी जिंदगी में कर चुके हैं जो हमें करना था। पर जो अब हो रहा है ना, वो हम अपनी बेटियों के लिए और अपनी आगे वाली जनरेशन्स के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि क्यों वो डर के, माना डर है।